डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कल का पेपर जो है वो हो गया है। एनईडी का एक पेपर जो है वो 3 शिफ्टों में मुकम्मल हुआ। तो उसके जो कुछ एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसको देखते हैं कि कौन-कौन से रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो है वो इस पेपर में आए हैं। और मोस्टली जो अगर क्वेश्चन हम देखें तो वही क्वेश्चन जो है वो आए हैं जिसके चैप्टर मैंने आपको जो है वो बताए थे कुछ वीडियोस में। और ज़्यादातर जो है वो रिपीटेड एमसीक्यूज जो हमने किए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो सवालात आए हैं। कुछ सवालात जो है वो टिपिकल भी हैं, लेकिन मेनली जो सवालात हैं वो जो है वो कॉमन टॉपिक्स में से ही आए हैं। होपफुली कि तमाम ही बच्चों ने जो है वो पेपर अच्छा किया होगा। तो मेरी तमाम बच्चों के साथ जो है वो बेस्ट विशेस हैं और नेक दुआएं हैं उनके साथ के जो है वो उनको कामयाबी मिले इस टेस्ट में। और बकिया जो आने वाले टेस्ट हैं उनके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जो है वो आज की वीडियो के एमसीक्यूज लाजमी देखें, ताकि उनको भी जो है वो इंफॉर्मेशन मिले कि किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं और इनमें से भी आप तैयारी करें। स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं इन्फो चैनल का। अगर हम सवाल देखें तो इसमें पूछा गया है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट पूछा गया है, बहुत आसान है। स्टीफन जो लॉ है ये जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए पहले स्टीफन ने लॉ दिया, फिर उसके बाद जो है वो वीन्स ने लॉ दिया, फिर उसके बाद रिलीफ और जीन्स ने जो है वो लॉ दिए। ये जो है ये क्लासिकल फिजिक्स में जो है ये लॉ स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसी पर जो है ये तमाम जो है वो लॉज जो है वो बहस करते हैं। फिर इसके बाद जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इसको कंप्लीट डिस्क्राइब किया था फिर मैक्स प्लांक ने। तो उससे पहले जो है ये जो लॉ थे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को उस पे उसके स्पेक्ट्रम को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए ये लॉ दिए गए थे। तो उसमें जो है वो तो स्टीफन के मुताबिक जो इंटेंसिटी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है वो बराबर होगी स्टीफन कांस्टेंट यानी कि सिग्मा और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो है वो लॉ दिया था स्टीफन ने। तो यहां पर इसकी कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं तो ये बनती है 5.67 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन पे पावर 4। अब आप यूनिट को देखें तो ये जो है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है और ये जो है हमारे पास केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। अब उसके बाद जो सेकंड एमसीक्यू अगर हम देखें तो सेकंड एमसीक्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दो क्वांटिटी का रेशो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से स्नेल्स लॉ की टर्म में देखेंगे तो ये बराबर होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है दो तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। तो तीसरे में हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला आ गया। वीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या है? वीन्स ने जब जो है वो ऑब्जर्व किया और जो है वो स्टडी किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, तो उसने जो स्पेक्ट्रम के बारे में जो ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन थी
उसकी वेवलेंथ के बारे में बताया कि जो वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये जो है इसने लॉ दिया था, यहाँ पे एक कांस्टेंट इसने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उस कांस्टेंट को आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। यहाँ पे हम जो है वो बीटा से रिप्रेजेंट करा देते हैं। इसका कांस्टेंट जो है वो बराबर है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर और केल्विन, ये जो है इसका कांस्टेंट। पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। चौथा सवाल जो है वो पेयर प्रोडक्शन के बारे में, पेयर प्रोडक्शन। सो पेयर प्रोडक्शन जो है किसे कहते हैं, जब गामा रे फोटोन जो है वो हैवी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगी तो फिर क्या होगा कि जो हैवी न्यूक्लियस है ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये इसमें स्प्लिट हो जाएगा। ये प्रोसेस हमारे पास पेयर प्रोडक्शन कहलाता है। और इसके लिए कम से कम एनर्जी का होना 0.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना जरूरी। नेचर ऑफ लाइट। सो यहां पर पांचवा है कि कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कौन सी नेचर लाइट को जो है वो प्रूव करते हैं। तो मैक्स प्लांक की जो थ्योरी है उस थ्योरी के बाद जो है वो लाइट को जो है वो पार्टिकल कहा गया, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इसको जो है वो पार्टिकल कहा गया। तो इसी तरह से जो लाइट फोटोन है ये भी एक पार्टिकल है, और पार्टिकल कंसीडर करके फिर जो है वो ये तमाम ही एप्लीकेशंस ये प्रूव की गई करते हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो सिक्स है हमारे पास। पोटेंशियल बैरियर अपोजिस, पोटेंशियल बैरियर अपोजिस। पोटेंशियल बैरियर जो है वो याद रखिएगा ये अपोज करता है करंट को, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ये एक डिप्लेशन लेयर होती है, इसी को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। जहां पर पी टाइप और एन टाइप ये जो है वो मटेरियल होते हैं, तो इसके दरमियान जो लेयर होती है इसको जो है वो पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। और यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चार्ज कैरियर की मोशन की वजह से जो है यहाँ डिप्लेशन लेयर बनती है, और डिप्लेशन लेयर से जो है ये जो है वो पोटेंशियल बैरियर बनता है, और पोटेंशियल बैरियर जो है ये अपोज करता है। अब अपोज कब करेगा ये पोटेंशियल बैरियर, जब यहाँ पे बैटरी का जो है वो हम लगा देंगे नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे बैटरी का हम लगा देंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। ऐसी कंडीशन के अंदर फिर क्या होगा, ये बैरियर जो है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर ये जो है अपोज करेगा चार्जेस को, और उसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा। तो इसकी वजह से जो है वो ये पोटेंशियल बैरियर अपोज होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं रिवर्स करंट की वजह से, या फिर रिवर्स बायास की वजह से, रिवर्स बायास। अब बयास क्या है, बयासिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है इसी को हम बयास कहते हैं। ये जो है वो बयासिंग कहलाती है। हमारे पास फॉरवर्ड बयास भी होता है और रिवर्स बयास भी होता है। ये हमारे पास रिवर्स बयास है क्योंकि इसमें पी टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया है और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया है। और फॉरवर्ड बायस में ये होता है कि पी टाइप पॉजिटिव चार्ज से जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है, और एन टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है बैटरी के। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस बनता है, और ऐसी कंडीशन में करंट इजीली फ्लो हो जाता है, और जो डिप्लेशन लेयर होती है ये भी स्मॉल होती है, और पोटेंशियल बैरियर भी अपोज नहीं होता है। टर्मिनल टू एन टाइप। यहाँ पे सातवां है, बहुत इजी सवाल, इज प्रोसेस इज। कंडीशन में हमारे पास
फॉरवर्ड बायास होता है जब हम पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करें और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करें, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया। क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है, होल्स इन सेमी कंडक्टर इज। सो होल्स जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होते हैं, ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। और ये पी टाइप जो मटेरियल होता है इसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल होता है और इसके अंदर जो है ये होल्स होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो आयनाइजेशन का है, 9 है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। आयनाइजेशन पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल वो प्रोसेस होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से बिल्कुल रिमूव किया जाए, कंप्लीटली रिमूव किया जाए, सो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयनाइजेशन जो है वो पोटेंशियल कहते हैं, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिफ्रैक्शन इज एन एग्जाम्पल। 10 है, डिफ्रैक्शन इज एन एग्जाम्पल। सो ये सवाल मैंने आपको गैस पेपर में भी कराया है। गैस पेपर में ये सवाल जो है वो मैंने शामिल किया था और इसमें जो है वो डिफ्रैक्शन जो है ये एग्जाम्पल होता है इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस, क्योंकि जो डिफ्रैक्शन होता है उसके जरिए हमें इंटरफेरेंस मिलता है। ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इन इलास्टिक। अब 11 है, इन इलास्टिक। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन जो है इन इलास्टिक के अंदर, इन इलास्टिक कॉलिजन जो है वो हम पढ़ते हैं, उसमें मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ये जो है हीट में या फिर जो है वो साउंड वगैरह एनर्जी में जो है वो इमिट हो जाती है। नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व, ठीक है, कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये वो सवालात हैं जो है वो मुझे मिले हैं। अब इसमें बहुत से एमसीक्यूज थे, कुछ एमसीक्यूज के ऑप्शंस इसमें शामिल थे, कुछ नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ सवालात लिख लिए हैं ताकि आपको जो है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका पता लगे कि सवाल अगर किस तरह से भी बनता है तो आपको जो है वो कैसे सॉल्व करना है। अब आगे है लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। 12 है, लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। सो गैलीलियन टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है इसका फॉर्मूला हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। बिकॉज जो गैलीलियन टेलीस्कोप है इसका इमेज इनफाइनाइट जो है वो पॉइंट पर बनता है, फाइनल इमेज। सो लिहाजा क्या होता है कि जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम फोकल लेंथ ऑफ जो है वो आईपीस में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो कि डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव जो लेंस है और आईपीस जो लेंस है इसका जो डिस्टेंस है या फिर सेपरेशन जो है इनके दरमियान, इसी को हम लेंथ कहते हैं, टेलीस्कोप हो या फिर माइक्रोस्कोप हो उसकी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो नेक्स्ट है हमारे पास जूल पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ पावर। सो पावर का यूनिट है ये जूल पर सेकंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ
द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स। द टाइम पीरियड, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड नहीं करता? तो पहली चीज जो है जिस पे डिपेंड नहीं करता वो है मास। मास कितना भी हो, टाइम पीरियड डिपेंड उस पे नहीं करेगा सिंपल पेंडुलम का। दूसरी चीज जो होती है वो होती है दूसरी चीज जो होती है वो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। और तीसरी चीज जो होती है वो होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, टाइम पीरियड पेंडुलम के मास पे डिपेंड नहीं करता, इसी तरह से वॉल्यूम और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ जी पे। टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का। यही सवाल जो है वो हमारे पास आ सकता है मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए। मास अटैच टू स्प्रिंग, मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए अगर ये सवाल आता है तो मास अटैच टू स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है ये मास पे डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड नहीं करता, जबकि आप फॉर्मूला देख लेंगे तो m अपॉन के है स्प्रिंग कांस्टेंट, और मास पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, जबकि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 0.3 हर्ट्ज, व्हाट इज द लेंथ। अब यहां पर इसी से रिलेटेड सवाल, इफ द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ pendulum is 0.3 hertz, what is the length। लेंथ कैलकुलेट करने का कहा गया है, फॉर्मूला क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रेडिकल जी अपॉन एल, ये फ्रीक्वेंसी के लिए बनेगा फॉर्मूला। तो अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड दे देंगे, तो कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाएगी वैल्यू 1/4 पाई, और यहां पर वैल्यू ऑफ जी आ जाएगा जी, और 1 या फिर जो है वो होल डिवाइड में कर देते हैं एफ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ जो है वो पेंडुलम इज 0.866 मीटर। 0.866 मीटर आ गया अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होगी तो इस तरह से जो है वो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन भी इसमें मालूम किए गए हैं। अब है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसके ऊपर होगी सो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं कहलाएगी, इन ऑडिबल हो जाएगी, जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सोर्स विच इमिट्स द लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ। 17 है आइडेंटिफाई
तो अगर जो है वो लाइट सोर्स हमारे पास मौजूद हो जिससे सेम वेवलेंथ की जो है वो लाइट इमिट हो रही हो, ठीक है, तो और आगे हमारे हमें जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा हो या फिर वो इंटरफेरेंस हो रही हो, तो जो है वो इंटरफेरेंस कब होनी चाहिए या फिर वो कब होंगी। तो अगर जो है वो फेज डिफरेंस जो है वो सेम होगा, फेज डिफरेंस ये हमारे पास सेम होगा, फेज डिफरेंस इज सेम, लाइट विल एग्जिबिट इंटरफेरेंस। तो फिर लाइट क्या होगी, एग्जिबिट करेगी इंटरफेरेंस को। सो फेज डिफरेंस सेम होना जरूरी है। वो लाइट है जो सोर्स से भी निकल रही है उनका, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर हमारे पास जब पड़ेगा जब हम एरिया जो है वो उसको इंक्रीज करेंगे। एरिया बढ़ेगा हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। इसी तरह से जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो हम जो है वो इंसर्ट कर देंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो भी जो कैपेसिटी होगी कैपेसिटेंस की वो इंक्रीज हो जाएगी।